तो जो लोग नए हैं थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन सुन लो, उसके बाद जो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है 2 दिन से इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें मेनली जो है हम समझे कि कैसे जो है यूएनईपी का गठन हुआ। स्टार्टिंग में यूएन का कोई भी ऐसा बॉडी नहीं था जो कि मतलब इन्वायरमेंट के मैटर्स को देखता। तो जब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फील होने लगा, खासकर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो उसके बाद स्टॉकहोम में समिट हुआ और यूएनईपी का गठन हुआ। कब? 1972 में। ठीक है। और साथ ही साथ आपका 1972 में 2 और चीज़ हुआ था। तो बताओ तेजस्वी गौतम, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ यूएनईपी उसके अलावा और क्या चीज़ जो है 1972 में आया? रिपीट करें सर। हम बोले कि 1972 में जो है यूएनईपी का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा 1972 में और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ? सर नहीं याद आ रहा है सर। अच्छा कोई बात नहीं, सहीम बताया जाए 1972 में और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट हुआ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। ठीक है, वो बना। बहुत सही बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपने यहाँ इंडिया में बना। एक और चीज़ अंजलि बताओ। और जो लोग नए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, 2 वीडियो उस पर बना हुआ है, हम मतलब शेयर कर देंगे। अभी आप लोग बस कॉपी पेन के साथ रेडी रहिए और जो चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा जो नए स्टूडेंट्स हैं, हम उसको अलग से जो है डील कर लेंगे। तो देखिए 1972 में जो है यूएनईपी का फॉर्मेशन तो हुआ ही, वो स्टॉकहोम में, संतोष भाई। उसके अलावा जो है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो कंसेप्ट आता है यूनेस्को के साइट से, वो भी जो है अस्तित्व में आया। साथ ही साथ ओईसीडी जो है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, पहली बार। तेजस्वी भाई माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। हाँ, तो जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का कंसेप्ट है कि जो पॉल्यूशन करेगा उसको पेमेंट मतलब फाइन देना पड़ेगा, जो अभी भी जो है रेलेवेंट है। ये कंसेप्ट भी जो है 1972 में आया था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो है ही और साथ ही साथ जो है अपने देश के लिए भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्यों है? क्योंकि आपका जो है, एक मिनट करो यार, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्यों है? क्योंकि जो है 3 चीज़ का जो है फॉर्मेशन, मतलब 3 चीज़ का जो है जिक्र उस समय हुआ था। एक, स्टॉकहोम में जो है यूएनईपी का गठन हुआ। दूसरा जो है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये अस्तित्व में आया। और तीसरा जो है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि जो पॉल्यूशन फैलाएगा उसको जो है फाइन देना पड़ेगा। ये कंसेप्ट कौन लेके आया? ओईसीडी। आज हम क्वेश्चन में भी दिए हैं। तो ये चीज़ें हुई कब? 1972 में। और भारत में क्या हुआ? भारत में हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो है गठन किया गया। ठीक है। उसके बाद 1987 में 1987 में नीतीश बताओ कौन सा संस्था था जो कि सतत विकास को डिफाइन किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन डिफाइन किया? सर यूएन किया था। कौन? फिर से। यूनाइटेड नेशन सर। अरे मतलब उसका रिपोर्ट का, हाँ रिपोर्ट का नाम बताओ। वेटलैंड रिपोर्ट सर। हाँ ठीक है। और एक रिपोर्ट है जो 1972 में आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट टू ग्रोथ। उसको क्लब ऑफ रोम जो है प्रेजेंट किया था स्टॉकहोम में। तो ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि मतलब पर्यावरण से संबंधित था। बस उसमें ऑफिशियली डिफाइन नहीं किया गया था सतत विकास को, लेकिन उसमें बात किया गया था सतत विकास का। ठीक है। लिमिट टू ग्रोथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिमिट टू ग्रोथ है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था क्लब ऑफ रोम 1972 में। और 1987 में आया था सतत विकास का कंसेप्ट। चलो प्रदीप, तुम ये बताओ कि सतत विकास से तुम क्या समझता है? सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दूसरा मीनिंग है कि हम लोग देश में जो संसाधन उपलब्ध है उसको इस तरीके से यूज करें कि भावी आने वाली पीढ़ी के जो सुरक्षित रह सके, वही सतत विकास करना है। बहुत सही, बहुत बढ़िया डेफिनेशन। ठीक है प्रदीप, बहुत सही बोला। तो ये डेफिनेशन जो है ऑफिशियली पहली बार दिया गया था ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा 1987 में। ठीक है, ये बेसिक्स है जो आपको एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी आंसर्स लिखा जाएगा तो उसमें थोड़ा बेसिक का जिक्र करना ही करना होगा। बाद में हम क्वेश्चन बताएंगे मेंस वाला कि उसमें कैसे जो है इन चीज़ों को डालना, पहले अभी जो है बेसिक्स जानो तब सही रहेगा। तो ये जो कंसेप्ट है सतत विकास का 1987 में आया। इसी बात पे हम चाहेंगे कि झलक देव बताओ यार कि जो अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, वहाँ पे कोई 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का नाम बताओ जो वहाँ पे कंसेप्ट आया था। वहाँ पर पहला आया था कि क्लाइमेट चेंज, दूसरा बायोडाइवर्सिटी और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है। जिसमें पहला में क्लाइमेट चेंज में 2 चीज मेन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। उसके बाद सीबीडी में हुआ था कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, उसमें 3 चीज आया था, एक आईची रिपोर्ट आया था, दूसरा कार्टेजियन प्रोटोकॉल आया था, तीसरा नगोया प्रोटोकॉल आया था और तीसरा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसके अंदर मतलब एजेंडा 21 के अंदर एजेंडा 21 आया, उसके अंदर आया था यूएनसीसीडी। सब भाई तुम एक ही समय करवा देगा, सब 1992 में करवा देगा, क्योटो भी उसी समय करवा देगा, पेरिस क्लाइमेट भी उसी समय करवा देगा। ठीक है, उस समय बस आया था क्या, UNFCCC बना था बस। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, कौन बताएगा, कौन से ईयर में क्योटो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हुआ था। चीज़ तुम सही बताया, बस ईयर तुम जा सब एक ही जगह कर दिया। पेरिस क्लाइमेट चेंज 1957 में, हाँ 2005 में। हाँ 2005 में। ठीक है, 1997 में तो बस उस पर जो है चर्चा हुआ था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुआ था 2005 में। तो ये ईयर ध्यान में रखना है। क्यों, कई बार मतलब सिंपली ईयर पूछ लेता है, क्योंकि ये सब लैंडमार्क लेजिस्लेशन है झलक देव, इसलिए ध्यान रखना है। तुम चीज़ को एकदम सही बताया। 1992 में बस क्लाइमेट चेंज के लिए क्या बना था, कौन सा संस्था बना था, नाम बताओ उसका झलक देव। UNFCCC, यूनाइटेड क्या नेशन बात है फ्रेमवर्क यार, ऑफ जबरदस्त, बहुत मस्त। तो तुमको ये बताना है कि जब अर्थ समिट 1992 में हुआ तो तुम मुद्दा एकदम सही बोला कि 3, ये मुद्दा तो था ही, प्लस डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए, अब जिससे पूछेंगे वही बताना, मरुस्थलीकरण रोकने के लिए 3 तो इंपॉर्टेंट बात हुआ ही हुआ। पहला, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, मतलब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, ग्रीन हाउस गैस को रोकना है, तो इसके लिए गठन हुआ UNFCCC। ठीक है, चलिए भाई, क्लाइमेट चेंज का बात हो गया। दूसरा बात हुआ कि यार जैव विविधता, फ्लोरा एंड फौना जो है वो जो है खतरे में है, तो उसके लिए आया CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जो है 92 में जो है मेन जो अथॉरिटी है बस वही बना, और बाकी क्योटो प्रोटोकॉल हो गया या नगोया प्रोटोकॉल हुआ, ये सब बाद में आया है। तो अभी तुमको बस बताना है कि हाँ ये बेसिक चीज़ हुआ। उसके बाद थर्ड आपका हुआ सतत विकास के लिए एजेंडा 21। तो हम बोले ही थे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि एजेंडा 21 का संबंध किस चीज़ से है। और एक चीज़ आया, 3 तो है, एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, क्योंकि हमको देखना है कि बाकी लोग होमवर्क करके आए हैं कि नहीं आए हैं। विजय कुमार हंसदा, आपका सवाल ये है कि ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ तो पृथ्वी सम्मेलन में जिक्र हुआ ही हुआ, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, सतत विकास। इसके अलावा चौथा मैटर क्या था जिसका जिक्र पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, बोला जाए। सर अभी आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तुम ध्यान नहीं दे रहा, देख रहे तुम ना, कोई भी दिन जवाब नहीं दे रहा है, गलत बात है। ध्यान दो, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 2 दिन हम ये चीज़ पढ़ा दिए। ठीक है, कल से हम चाहेंगे कि तुम मतलब आंसर करो, कोई बात नहीं। अदीब बताया जाए भाई, 3 तो बता दिया, झलक बता दिया, 3 इंपॉर्टेंट चीज़। एक और चौथा मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक बॉडी जो है मतलब उसका वो अस्तित्व में आया था, वो कौन सा मैटर था 1992 में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अरे भाई ये 3 हो गया, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 3 हो गया। नहीं संतोष, ये उस समय नहीं आया था।
ब्रजेश बोल रहा है कुछ, एकदम सही। आया था सर, यूएनसीसीडी आया था सर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट। जबरदस्त, तबस्सुम भी जवाब दी और ब्रजेश भी जवाब दिया। ये चौथा मैटर है कि मरुस्थलीकरण रोकने के लिए, और जब से ये अस्तित्व में आया तब से इंडिया जो है इसका मतलब मेंबर है यूएनसीसीडी। और ये जान के रखो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2019 में इसका जो है बैठक हुआ था इंडिया में, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो यूएनसीसीडी इस बार मेंस में क्वेश्चन भी आया था डेजर्टिफिकेशन पे, मरुस्थलीकरण। तुमको देखो संगठन जानना क्यों है, क्योंकि ना अभी क्लाइमेट चेंज, सतत विकास, ये सब हमेशा मतलब कुछ ना कुछ फॉर्म में पूछता है। तो तुमको जानना इसलिए कि तुमको ये सब चीज़ यहाँ पे ABCD की तरह एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और जब लिंक करेगा ना आंसर में, मतलब मज़ा ही आ जाएगा यार, ठीक है। तो 4 चीज़ें हुई थी 1992 में। एक क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, उसके लिए क्या बना था, UNFCCC। दूसरा चीज़ हुआ था बायोडाइवर्सिटी को देखना है भाई, जैव विविधता को कंट्रोल करना है ठीक से, तो उसके लिए बना CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा हुआ, अब दोनों चीज़ तुम अगर करेगा, मतलब तुम जलवायु परिवर्तन को भी कंट्रोल कर रहा है, जैव विविधता का भी ख्याल रख रहा है, तो सतत विकास तो होना ही होना है। और एक चीज़, चूँकि जो है मरुस्थलीकरण जो है वो बढ़ते जा रहा था ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, जंगल में आग लगना और भी वजह, और ह्यूमन फैक्टर्स, तो उसको भी देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए UNCCD आया था। आज हम एक क्वेश्चन दिए हैं जिसका संबंध डिजर्टिफिकेशन से है। कौन बताएगा कौन सा वो क्वेश्चन है जिसका जवाब डिजर्टिफिकेशन होगा, बोलो। इसीलिए हम टाइम थोड़ा बढ़ा के दिए कि भाई थोड़ा पढ़ाई करके आओ। मस्त, संतोष शॉ, एकदम सही भाई। जो बॉर्न चैलेंज है ना, आखिरी जो पॉइंट है, ठीक है, उसका संबंध जो है डिजर्टिफिकेशन से है। कि हर देश को बोला गया है कि आप अपने यहाँ जो भूमि आपका डिजर्टिफिकेशन हो गया उसको रिक्लेम कीजिए। अब एक और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत 2030 तक कितना भूमि को रिक्लेम करने का बात किया है। यही वाला पॉइंट लिख देना था जो क्वेश्चन पूछा था डिजर्टिफिकेशन में, तो ये वाला पॉइंट को ऐड कर देना था, भारत का एंगल दे देना है कि भारत में क्या कंडीशन है। क्वेश्चन रहेगा सिंपल, लेकिन उसका डायमेंशन कैसे देते हो ना, ये तुमको जो है यूनिक बना देगा। कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में डिजर्टिफिकेशन, तो ISRO की रिपोर्ट कहती है कि 30% एरिया तो ऑलरेडी जो है वो डिजर्टिफिकेशन में आ चुका है, और 30% जो है और चल रहा है। और साथ ही साथ झारखंड का एग्ज़ाम है बाबू, तो तुमको मेंशन कर देना है कि झारखंड में 69% जो लैंड है वो भी अंडर गोइंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, बहुत ख़राब स्थिति है। तो भारत जो है क्या तय किया है कि 2030 तक हम 26 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको रिक्लेम करेंगे। क्या ये सब पॉइंट्स जानना है, PT में, मेंस में बहुत काम आएगा। क्या तुमको सिंपल भी पूछ सकता है कि बताइए जी डिजर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। अच्छा, 11 मिलियन हेक्टेयर रिक्लेम, चलो संतोष सर जो है अपडेट कर दिया कि 26 मिलियन का टारगेट था, उसमें से 11 मिलियन हेक्टेयर जो है रिक्लेम्ड हो गया है, ठीक है। क्योंकि देखो इंटरव्यू का कोई माई बाप नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी। तो इसीलिए अभी से अपने को तैयार करना है कि भाई जब मौका मिले आई एम द बेस्ट, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए एकदम जम के पढ़ो। तो ये डिजर्टिफिकेशन होमवर्क है तुम्हारा, डिजर्टिफिकेशन करना है, साथ ही साथ UNCCD का क्या रोल रहा है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तुमको करना है कि एक्सप्लेन रोल ऑफ UNCCD के कर्तव्यों को बताएं कि कैसे वो मरुस्थलीकरण को रोकने में कहाँ तक कामयाब हुआ है। इसको तुमको लिखना है कम से कम 100 वर्ड्स में। अभी तुम लोग नए हो तो 100 वर्ड दे रहे हैं, जब थोड़ा और पारंगत हो जाओगे तो ये 100 वर्ड को बढ़ा के 300-400 वर्ड कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है थोड़ा थोड़ा चीज़ को देखो और समझो। तो एक तुमको UNCCD करना है और दूसरा करना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। भारत में मरुस्थलीकरण की क्या समस्या है, भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठाई है, तो थोड़ा तुमको स्कीम जानना होगा, प्रोग्राम जानना होगा। और अभी फॉर्म आने में समय है,
मेहनत करो, टॉपिक्स को 360 डिग्री एंगल से देखो, और ये सब क्या बोले कि डॉट है जो कि बाद में जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जानो। तो ये 4 मुद्दा जो है आपका आया था अर्थ समिट में, और नॉर्मली 3 पे तो हम फोकस करते, चौथा देखते ही नहीं है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व बहुत तेज़ी से जो है डिजिटिफिकेशन जो है होते जा रहा है। इंडिया में भी बोले ना 30% हो गया, पिछले साल ही इसरो का रिपोर्ट आया था। और जो बॉर्न चैलेंज है, ठीक है, बॉर्न कन्वेंशन अलग चीज़ है, और बॉर्न चैलेंज जो है उसमें यही है कि कंट्रीज़ को बोला गया कि भाई साहब अपना जो लैंड है उसको रिक्लेम कीजिए। एक एक वर्ड से जो है मतलब बदल जाता है। स्टॉकहोम समिट और स्टॉकहोम कन्वेंशन 2 अलग अलग चीज़ है। तो और हम होमवर्क भी दिए थे। तो मनीष, डिफरेंस बता दो भाई तुम, स्टॉकहोम समिट में और स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि 2 दिन से हम लोग टॉपिक सब कर रहे हैं, आज रैप अप करना है कि फिर कुछ और नया चीज़ देखो। रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। यही करो, तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो यार, ये बहुत ख़राब बात है। रिकॉल करना है। अभी हम बोले ना कि मतलब जम के मेहनत करो, क्योंकि फॉर्म आने के बाद तो सब पढ़ेगा। अभी जो मान लो कि 40 दिन बाकी है फॉर्म आने में, तो अभी जो मेहनत कर लेगा वो एज ले लेगा ना। चलो कोई बात नहीं। अब जो है संदीप भाई बोला जाए डिफरेंस बिटवीन स्टॉक, तुम होमवर्क भी किया है तो उम्मीद है तुम जवाब दे पाएगा। स्टॉकहोम समिट और स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या अंतर है? स्टॉकहोम समिट सर बाय नेम में बता रहा हूँ। समिट में जो होता है सर एग्रीमेंट होता है जो कि ज्यादा फॉर्मल होता है सर, और कन्वेंशन में डिस्कशन होता है सर। मतलब बाय नेम जैसे कल आपने बताया था, समिट और कन्वेंशन। अरे भाई हम समिट और कन्वेंशन में अलग नहीं पूछ रहे हैं। चलो शुभम बताओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम दूसरा ही तरफ चला गया संदीप। चलो शुभम बताएगा। संदीप माइक ऑफ कर लो। सबमिट हुआ था रुको। संदीप माइक ऑफ करो, आवाज़ गूंजेगा। एक जन जो आवाज़ आंसर करता है बस उसी का माइक ऑन रहेगा, बाकी सब माइक ऑफ रखो क्योंकि आवाज़ फिर डिस्टर्ब होगा। हाँ बोलो। सर, स्टॉकहोम समिट 1972 में हुआ था, जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर पहला बैठक हुआ था, और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो पीओपी अनवरत जैविक प्रदूषक से निपटारा पाने के लिए ये कन्वेंशन किया गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये पर्यावरण को और ह्यूमन हेल्थ को बहुत इफेक्ट करते हैं, इसलिए ये डिफरेंस है। वाह, जबरदस्त, बिल्कुल सही, ठीक है। स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है वो पीओपी को हिंदी में क्या नाम बोला शुभम उसका? अनवरत जैविक प्रदूषक। हाँ, जैसे कि DDT उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जो है प्रकृति में मतलब रहते हैं और वो मतलब पॉल्यूटेंट है, काफ़ी हानिकारक मतलब रहते हैं वो चीज़, तो उसको बैन करने का। और एक हम क्वेश्चन भी दिए थे पहले कि अक्टूबर 2020 में, जो नया नोट कर लो, अक्टूबर 2020 में भारत ने 7 पीओपी को बैन कर दिया। तो बताइए कि पीओपी किस कन्वेंशन में आता है? और जब आपको पता कि भाई 3 तो जो है कचरा वाला कन्वेंशन है, बेसल है, रॉटरडैम है, स्टॉकहोम है, और बाद में एक तो जुटा है मिनीमाटा कन्वेंशन जो कि मरकरी के उपयोग को बैन करने का बात करता है। और ऐसे जो कचरा वाला है वो 3 है, बेसल है, ठीक है, जो कि हजार्डस जो वेस्ट है उसका मूवमेंट पे रोक लगाता है। जैसे लंदन क्या, यूके क्या किया था, यूके जो है 2017 में बहुत सारा जो कचरा है ना श्रीलंका भेज दिया था। अब श्रीलंका जो है मतलब कंटेनर में भेजा गया था, और बाद में जो है, क्योंकि जनरली यही होता है कि जो विकसित देश है ना वो अपना कचरा छुपा के जो है अंडर डेवलप कंट्री में भेज देते हैं, ठीक है, और अंडर डेवलप कंट्री को क्या ही पता रहता है। लेकिन फिर जब श्रीलंका देखा कि अरे यार ये तो बहुत हजार्डस वेस्ट है, तो श्रीलंका जो है अभी उस सब कचरा को वापस भिजवाया है। तो बेसल कन्वेंशन डील करता है क्या? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। जो खतरनाक कचरा है वो एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है वो डील करता है
ये बेसल कन्वेंशन। लेकिन दुख की बात क्या है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जैसे यूरेनियम का वेस्ट हो गया, वो इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम दिए थे कि प्लास्टिक के कचरे को, ये 2-3 साल पहले का ही न्यूज़ है, कि प्लास्टिक के कचरे को किस कन्वेंशन में ऐड किया गया है? बेसल। एकदम सही, ठीक है, बेसल कन्वेंशन से, ठीक है। 2019। हाँ, एकदम सही, यानी कि पढ़ रहे हो तुम लोग। और ये सब देखो यार, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कोचिंग ले रहे हो, उसके बाद जो है, जैसे अमृत भी बोल रहा था कि आपको एकदम हाई टारगेट रखना है, 80-85 जो है वैसा टारगेट रखना है। और जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मान लो कि 55% हम कर रहे हैं, और 45% तुम भी अगर पढ़ के आ गए ना, तो 160 कहीं नहीं गया, एकदम हो सकता है। हम लोग तो इसी बार जी जान लगाया था 160 के लिए, कट पीट के जो है 145-146 पे आ गए, कुछ वैसा सिली मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो एकदम हो सकता है, ये जितना सोचेगा ना उतना मतलब पहुंच सकता है। लेकिन वही है कि मेहनत होना चाहिए एकदम जम के। और ये 40 दिन, अब पहले फॉर्म अप्रैल में आने का था, अब बोल रहा है कि हम लोग का रिजल्ट आएगा तब फॉर्म आएगा। तो ये 40 दिन जो है, इसमें तुम समझो कि ना मेरा एग्ज़ाम है। हम एग्जाम्पल दिए थे ना, नीलम मैडम, धर्मेंद्र दुबे, कुमार हर्ष, जो लोग भी अंडर 50 मतलब अच्छा रैंक लेके आए हैं जेपीएससी में, जब हम लोग से मिले तो हमको एक ही चीज़ दिखा, वो लोग डेली ऐसा पढ़ाई करते हैं ना जैसे कल ही एग्ज़ाम है, ठीक है। ये देख के मैं दिमाग घूम गया कि यार हम कमज़ोर तो नहीं थे, लेकिन ये वाला तरीका हम अपना ही नहीं। जब फॉर्म आता था तभी बस पढ़ते थे, और वो भी जो है ना एकदम, वो लोग एकदम जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, इबादत करते हैं, वैसे वो लोग एकदम शिद्दत से, एकदम ना उतना कहीं घूमना फिरना है, और पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हम लोग कर लेते अच्छा चलो देख लेते हैं यार, चलो ये कर लेते हैं, उन लोग का वैसा नहीं है यार। हम नीला मैडम के साथ ट्यूशन पढ़ाते थे, उनको बोलते थे कि मैम कल क्या एग्ज़ाम, कल कोई एग्ज़ाम है, काहे इतना मतलब जो है, चलिए थोड़ा सा जो होता है गॉसिप किया जाए या कुछ भी वैसा। तो एकदम उनका वैसा नहीं था। क्लास लेती थी और बीच में मान लो कि 1 घंटा क्लास हुआ, फिर जो गैपिंग होता था ना, उसमें जो है अपना सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण कुछ मतलब मैगजीन ही पढ़ती थी, और फिर घर जाके जो है 2-3 बैच ट्यूशन ही पढ़ाती थी। मतलब पूरा टाइम जो है ना उनका पढ़ाई से ही मतलब जुड़ा हुआ था। और यही रीज़न है कि हिंदी में 61 मार्क्स आने के बावजूद उनका 625 था। मतलब हर सब्जेक्ट में 120, 125, मतलब देख के समझ में आया कि भाई क्यों इनका इतना नंबर है। तो वही है यार कि अगर ये, और ये तो हम अभी भी बाद में भी नहीं कर पाए, जो उनका वाला चीज़ था ना कि मतलब अभी फॉर्म नहीं आया तो डेली ऐसा पढ़ो कि जैसे कल एग्ज़ाम है, लेकिन इसका कोशिश करने का है इस चीज़ का, तब जाके बहुत सही रहता है। तब तुम जो है तुम अलग ही लीड में चले जाओगे। 570 वाला एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि रांची में कुछ लड़के जो 1 अक्टूबर को गए, तो उसके बाद खाली जनवरी में जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो 2-3 दिन के लिए घर गए, बाकी पूरा उसी रिदम से 5-6 घंटा पढ़ाई। नतीजा ये है कि मान के चलो कि 50 बच्चे हैं जो कि 570 के रेंज में हैं, तो उसमें वो भी हैं। उतना डेडिकेशन हम लोग नहीं किए तो उस रेंज में नहीं पहुंच पाए। तो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तेज और कमज़ोर कोई नहीं है, जो मेहनत करेगा जम के वो भाई अलग ही लीग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छा है। ये 3 कचरा वाला कन्वेंशन है और इंडिया तीनों को साइन किया है। सिंपली तुमको मैच द फॉलोइंग दे देगा। क्या? एक साइड लिखिएगा नंबर 1 बेसल कन्वेंशन, नंबर 2 रॉटरडैम कन्वेंशन, नंबर 3 स्टॉकहोम कन्वेंशन। और चूंकि ये हम होमवर्क में भी दिए थे तो इसका जवाब तो अब हम मतलब नहीं देंगे। शुभम एक जवाब दिया है, बेसल का हम बात कर लिए हैं। अब किसको बुलाया जाए? संगीता कुमारी बोला जाए, ये तो कुछ प्रकाश डालो। ऐसे तो हम बता ही चुके हैं, बोल दिया, हमको ध्यान नहीं रहा कि ये होमवर्क में था, लेकिन चलो थोड़ा सा जानकारी तुम लोग अभी नए नए हो तो बताना ज़रूरी है कि श्रीलंका जो अपना कचरा वापस किया हजार्डस मूवमेंट वाला, तो वो किस में कवर होता है? बेसल कन्वेंशन में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लिख लो, बाद में देख भी लेना। श्रीलंका में जो है कुछ कचरा डंप कर दिया था, यूके तेज बन रहा था, लेकिन जो है श्रीलंका देखा, उसको पता था कि नहीं, बेसल कन्वेंशन के अंदर आप जो है खतरनाक कचरे को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते हैं, तो वापस कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया भी वैसे अक्टूबर 2020 में 7
परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को बैन किया तो वो किसके अंदर कवर होता है? वो कवर होता है स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। और एक बच गया है रॉटरडैम कन्वेंशन। तो संगीता बस तुम यही बता दो तो हम बता ही दिए कि जो रॉटरडैम कन्वेंशन है ये क्या है, बोला जाए। सर हम इसको नहीं किए हैं सर। क्यों नहीं किए हैं? इतना कम होमवर्क देते हैं, 1 घंटा का होमवर्क था बस, उसको भी तुम नहीं किया। कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से होना चाहिए, ठीक है। जी सर। पढ़ना है संगीता, मेहनत करना है, यही टाइम है, ठीक है, एज लेने का। चलो कोई बात नहीं, अब दूसरा कैंडिडेट को लाया जाए। सुनील कुमार हॉट सीट पे आए, जवाब दें, हाँ सर। जवाब दें। सर गुड इवनिंग सर। अच्छा 2 को सुनील हो गया है ना। अच्छा रुको, पहले से जो सुनील है पहले वो बताओ, ठीक है, फिर बाद में दूसरा सुनील बताना, ठीक है। क्या बोले? हम बोले कि 2 सुनील हो गया है, अभी तुम ऑफ कर लो। हाँ तुम बोलो। अरे संगीता रुको, अब रुक जा, अब तुम्हारा टर्न चला गया, वेट करो, ऑफ करो माइक, हम तुमको मौका देंगे। बोलो सुनील। सर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे सर, क्योंकि जैसे अभी अच्छा ठीक है, से लौटे हैं सर अभी हम। अच्छा ठीक है, तब तुम ओके, थोड़ा सा ठीक है, ऑफ करो, कोई बात नहीं। चलो दूसरा सुनील बोलो, सुनील नंबर 2 बोला जाए। हाँ रॉटरडैम कन्वेंशन ये 1998 में अडॉप्ट हुआ था सर, और ये 24 फरवरी 2004 को ये लागू शायद हुआ था, और ये पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स को कुछ बैन किया गया था, इतना याद आ रहा है सर। तुम थोड़ा सही बोला है, लेकिन अभी तुम मेन चीज़ बोला नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश अच्छी है। माइक ऑफ करो, किसी और को मौका दे। खुशी बोल रही है कुछ, खुशी बोलो, तुम सही चीज़ बोली, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर ये कन्वेंशन हुआ था प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट पे। इसका प्रोसीड्यूर था कि सर्टेन हजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड्स के ये में बनाया गया था इसको, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड है ये, और मतलब adopted कि हुआ था 1998 में और फोर्स में आया था 2004 में। हाँ, मेन जो है फोर्स वाला मेन याद रखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो ज़्यादा क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसा भेज रहे हैं, जैसे कि एस्बेस्टस को लेके प्रॉब्लम चल रहा है कि एस्बेस्टस जो है ये हार्मफुल रहता है, तो अगर इंडिया किसी को भेज रहा है, कोई ऐसा कंट्री को, तो अगला कंट्री को इन्फॉर्म करना है कि ये केमिकली हार्मफुल है, तो हम आपको भेजें कि नहीं, आपको पहले परमिशन लेना है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। PIC का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ अगर आप भेज रहे हैं जो कि केमिकली हार्मफुल हो सकता है, तो जिस कंट्री को आप भेज रहे हैं उस कंट्री को आप पहले इन्फॉर्म कीजिए और उसके बाद आपको भेजना है। इसीलिए तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, तीनों 3 तरह का जो है वेस्ट मटेरियल से डील करता है। POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से डील करता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, और ऐसा कुछ मटेरियल है जो कि केमिकली हार्मफुल है, उसको आप कहीं भेज रहे हैं तो आपको प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए, तो आपका वो आएगा रॉटरडैम में। और आपका जो एक और है बेसल कचरा वाला, जो बात की कि ऐसा कचरा जो कि हार्मफुल है दूसरे कंट्री में जा रहा है, उसमें जो है प्लास्टिक वेस्ट को ऐड किया गया है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो कवर नहीं करता है। और सबसे बाद में जो है, मतलब जापान में ये नोटिस किया गया कि मिनीमाटा शहर में जो है मछलियाँ जो हैं पानी में जो है मर जा रही हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मरकरी की फैक्ट्री थी, उसका रिसाव हो रहा था। तो फिर मरकरी को बैन करने के लिए मिनीमाटा कन्वेंशन सबसे लास्ट में जो है ये आया है, और एक एक्रोनिम इस्तेमाल करते हैं BROSM, ब्रॉसम, इसमें सब आ जाता है, ये नोट कर लो, BROSM। B से बेसल हो गया, RO से रॉटरडैम हो गया, S से स्टॉकहोम हो गया, M से मिनीमाटा कन्वेंशन हो गया। तो ये 4 कन्वेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कन्वेंशन में जब आप कुछ बदलाव करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल हो जाता है।
जैसे वियना कन्वेंशन हुआ था कि भाई ओजोन का जो लेयर है उसमें होल हो रहा है और जो है अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोला अच्छा ऐसा बात है, ठीक है। तो उसको कैसे ठीक करना है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को बैन कीजिए, क्योंकि CFC जो है ये जाके एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है और फिर जो है ओजोन के लेयर को नुकसान पहुंचाता है। और ये अभी तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है जिसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर कभी तुमको इंटरव्यू में या कुछ ऐसे कोई पूछ दे कि बताओ इतना सारा प्रोटोकॉल, इतना सारा कन्वेंशन हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल कौन सा है, सीधे जवाब देना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि CFC को बैन करने का बात करता है। अब एक जो है स्टोरी सुनो जो बहुत मज़ेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। अब एक और चीज़ है कि जब CFC को बैन किया गया तो इसके जगह पे लाया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन जो HFC है ये ओजोन के लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये जो है गर्मी बढ़ाता है, ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। लेकिन अमेरिका जो है वो अड़ गया कि आप जो है HFC को बैन करने वाला चीज़ है ये क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं, इसको आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जोड़िए। और अमेरिका जो है भाई अभी ना थोड़ा दबा है, नहीं तो सुपर पावर वाला काम करता तो 2010 तक, तो 2010 तक क्या, अभी कुछ मतलब 4-5 साल पहले तक जो है। अभी क्या हुआ है कि कोविड के बाद इसका पोजीशन और ख़राब हो गया है, डाउन हो गया है, क्या नहीं तो हर चीज़ में तुम देखता था US आ जाता था। तो HFC ऐड होना चाहिए था क्योटो प्रोटोकॉल में, पुराने वाले में, लेकिन अमेरिका के जिद के वजह से किगाली एग्रीमेंट किया गया, या किगाली अमेंडमेंट बोलते हैं उसको। किगाली समझौता से HFC को जो है क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं, उसको जोड़ा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, है ना, सुपर पावर के चलते। ये शायद हमको लगता है 2016-17 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिए थे हम कि HFC को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, एक बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है। तो वो हुआ है किगाली एग्रीमेंट से। पढ़ना तुम लोग। भारत को है हालांकि टाइम दिया, भारत बोला कि भाई हम लोग के यहाँ इतना पॉपुलेशन जो है गांव में रहता है, और ये HFC जो है जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हट गया तो ये फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, कूलर में, ये सब में इस्तेमाल होता है। तो इंडिया बोला कि यार हम लोग के यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो ये सब का भी बेनिफिट ले ही नहीं पाया है। तो इंडिया को 2047 का टाइम दिया गया है, 2047 का। उसमें 3 कैटेगरी मतलब बनाया गया है कि जो डेवलप कंट्री हैं वो थोड़ा जल्दी करेंगे, जो उनसे थोड़ा कम डेवलप है वो इतना टाइम में करेंगे। तो इंडिया को जब बोला कि मेरे यहाँ तो भाई बहुत लोग गांव में रहते हैं और हम लोग के यहाँ भी बहुत सारा रेफ्रिजरेटर, बहुत सारा कूलर, और अभी हमको मतलब समय दीजिए, हम तुरंत जो है HFC को नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। आप CFC को बोले हटाने के लिए, हम CFC को हटा दिए, लेकिन HFC को हम इतना जल्दी नहीं हटा सकते। तो बोला कि ठीक है भाई, तुम 2047 तक हटाना ना, तो 2032 से चालू होगा कम होना और फिर 2047 तक हटेगा। तो ये कहानी है कि HFC जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन को मतलब नुकसान पहुंचाता नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका के जिद के वजह से जो है कि गाली समझौता हुआ और उसको ऐड कहाँ पे किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है। क्योंकि हम सोचे कुछ नया डायमेंशन भी देना जरूरी है, 2 दिन से वही चीज़ रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ नया बात बताना भी जरूरी है। और एक किताब जो कि CDS के एग्ज़ाम में, SSC में पूछता है, वो कौन सा है, साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिए थे, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, क्योंकि हमको सबका पार्टिसिपेशन चाहिए और सबका रिजल्ट चाहिए। तो ये हम चाहेंगे कि जवाब जो है उत्तम भगत 2, ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग, और ये भी उसी समय के आसपास आया था, मतलब 1972 से पहले का है। और ये पहली किताब है जिसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का हार्मफुल इफेक्ट बताया गया था। अच्छा, 1962 का है। चलो तो बहुत सही है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और एक बार CDS के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था और स्टूडेंट हमसे पूछा, हम तब तक इस किताब का नाम भी नहीं जानते थे। हम बोले कौन सा किताब है भाई साहब जो पूछा है, तब हम सर्च मारे तो देखे ओ
इसमें पहली बार जो है बताया गया था कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कैसे जो है वाटर के साथ मिलके उसके बाद हार्म करते हैं, वो चीज़ बताया गया था। तो उत्तम भगत बताओ, हु इज ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग? सर नहीं पता है सर। अरे भाई, अच्छा ठीक है चलो। शांति बोलो। सर नहीं पता। बहुत अच्छा। एक वीडियो भेजे थे ना शाम को देखने के लिए, सुमंत कुमार पांडे। उत्तम माइक ऑफ कर ले भाई। चलो जिसको पता है बता दो, फ्री है, पूछ के हम थक गए, कोई बता नहीं पा रहा है। कोई देखा है इस वीडियो को जो हम डाले शाम को 6 बजे के आसपास? राचेल कार्सन, बिल्कुल सही। ठीक है, अब जो लोग नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो देखना, उसमें बस जो INDC का टारगेट है उसको अपडेट करना। उत्तम माइक ऑफ कर ले भाई, आवाज़ जो है ना फिर गूंजने लगेगा। ऑफ कर ले माइक। तो हम वही बोल रहे थे कि वो वाला वीडियो देखना, उसमें जो है बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, और उसी में पहला ही क्वेश्चन हम दिए हैं साइलेंट स्प्रिंग का। ठीक है, कि साइलेंट स्प्रिंग क्या है, मतलब कौन लिखा है, राचेल कार्सन। और जितना ये 1972 1992 ये सब का बात किया वो सब उसमें डाला है। बस उसमें INDC जो है पुराना वाला है तो उसको अपडेट करना है। अब हम चाहेंगे कि भारत जो है कोप 26 में जो है नया अपना जो INDC का टारगेट अपनाया है, प्रदीप और बाकी लोग इसको देखे भी होंगे। तो चलो ज्योति इस चीज़ को बताओ कि भारत क्या बदलाव किया है अपने INDC में। सर हम ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, INDC होमवर्क दिए थे ना, इसको देखने का है। चलो समय नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब जो है सोनी बताओ, भारत का जो नया INDC उसमें से कोई 2 टारगेट बता दो बस, या एक ही टारगेट बता दो। चलो नया INDC में इंडिया क्या टारगेट रखा है? सीधे होमवर्क ही दे दिए थे कि INDC क्या है और भारत ने क्या नया INDC अपनाया है, उसके बावजूद जो है जवाब नहीं आ रहा है। ये तो अच्छा बात नहीं है। DC लॉक्स बताया जाए, कोई एक टारगेट बता दो, 3-4 नया टारगेट है, कोई एक बता दो इंडिया का। फिर से आया, बोले। गेस करना चाहूंगा हाँ बोलो बोलो। सर। आई थिंक बाय 2030 1.5 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस करना ग्लोबल टेम्परेचर। अरे ये तो ग्लोबल है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। चलो ये ग्लोबल पे तुम ठीक बताया कि 2 डिग्री सेल्सियस का था, उसको घटा के 1.5 कर दिया गया है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि इंडिया का क्या टारगेट है। वो ग्लोबल टारगेट सबको, मतलब सबके लिए है, इंडिया का स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। हाँ झलक चलो बताओ तुम, और कोई बता नहीं पा रहा। तबस्सुम रुक जाओ, झलक को बोलने दो। पहला टारगेट कि उसमें 50% रिन्यूएबल सोर्स में शिफ्ट करने वाला है 2030 तक, जो कि पहले था 40%। दूसरा टारगेट ये है कि पहले था 33 से 35% तक उसका एनर्जी जो मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिट करता था उसको कंट्रोल करना था 33 से 35, उसको बढ़ा के 45% तक उसको कंट्रोल करेगा। तीसरा टारगेट है कि जो ये ग्लासगो में जाके PM मोदी अपना बोले कि 2070 तक हम जाके नेट जीरो बन जाएंगे। बहुत अच्छा। देखो 570 वाला स्टूडेंट का झलक मतलब जो हमको दिखने लगा, एक ही बैच एक ही टाइम में पढ़ा रहे हैं, एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अब दिख रहा है कि कुछ लोग कैसे 500 में रह जाएंगे और कुछ लोग जो है कैसे जो है, झलक दे हो गया, तबस्सुम हो गई, शुभम हो गया, ज्योति हो गई, कुछ लोग कैसे जो है ना, सुमित्रा हो गई, लोग कैसे जो है बाकी लोग से ऊपर आएंगे, अब दिखने लग रहा है। ठीक है, खुशी भी चलो जवाब दी है। एक ही बैच में इतने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट। ठीक है, प्रदीप हो गया। तो यही है कि अब
कंपटीशन जो है फॉर्म आने के बाद नहीं चालू होगा यार। कंपटीशन जो है अभी आने के बाद, मतलब अभी से ही चालू हो गया है। और जब तक हम सक्सेसफुल कैंडिडेट से नहीं मिले थे, इंटरव्यू में पहुंचे उसके बाद ही मुलाकात हुई, तो हम ये सोचते थे कि जो लोग निकालते हैं गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है, अलग ही उनका ब्रेन काम करता है। लेकिन वैसा नहीं है, उनका जो डिसिप्लिन रहता है यार वो गजब का रहता है, ठीक है। और जो बोले ना डेडिकेशन रहता है कि नहीं, अगर हम 5 घंटा पढ़ते हैं मिनिमम, दिल से, टाइम देख के नहीं बात कर रहे हैं, तो उसको हमको करना ही करना है एनी हाउ। हमको पार्टी छोड़ना पड़े चाहे कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन वो 5 घंटे वाला मेरा डेडिकेशन ऐसा रहेगा जैसे कल एग्ज़ाम है। तो देखो टॉपिक दिए, होमवर्क भी दिए। अब कुछ लोग जो है कितना अच्छे से जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग सर हमको पता नहीं, हमको ये नहीं। तो कल को जब तुमको 470 नंबर आएगा और क्वेश्चन मार्क उठेगा कि हम पास करेंगे कि नहीं, इंटरव्यू कॉल आया कि नहीं, तब तुम रोओगे। तो ऐसा स्थिति मत आने दो। चलो अभी नए हो, लेकिन ध्यान रखो, क्योंकि यही डिफरेंस, आज 2 क्वेश्चन का डिफरेंस है, कल यही डिफरेंस जो है ये 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का डिफरेंस में बदल जाएगा। तो 10 साल कोचिंग पढ़ाने के बाद मेरा यही कंक्लूजन है कि यार जो कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा, तेज कमजोर कुछ नहीं है, जो कंटिन्यू मेहनत करेगा ना, उसका ना मतलब सक्सेस होना ही होना है। गजब टाइप से मतलब वो राइज कर जाएगा। जो डेली बेसिस पे 4 घंटा 5 घंटा मेहनत करेगा विदाउट इंटरप्शन, अरे चलो होली है या कोई रिलेटिव आ गया तो अलग बात है। बिल्कुल कार्बन स्टॉक भी है। बताओ नितेश, चलो कार्बन स्टॉक वाला तुम बताओ, वो मिस हो रहा था, बोलो तुम। सर कार्बन स्टॉक जितना हमें पता आपने डिस्कस किया था, ये पॉइंट मुझे पता नहीं। चलो उसका एग्जैक्ट डेटा भी हमको याद नहीं है, लेकिन हाँ बोलो आदि, बोल रहा है तुम। 3 बिलियन टन्स, 2.5 to 3 बिलियन टन्स। ये तो पहले ही था ना यार, बढ़ा कितना है? ये 2030 तक का टारगेट है ना कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करने का। तो उसको नहीं इंक्रीज किया है क्या? 2.5 to 3 बिलियन टन तो पहले भी था। सर एक पॉइंट था कि टू कट द इंडिया टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। वो तो अलग चीज़ है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। एक जो दिया है ना कि हम अपना, जब देखो जो पेड़ पौधा है ना ये कार्बन एब्जॉर्ब करता है तो उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। अरे नहीं बाबा, 405 गीगावाट नहीं, जो तुम 175 बोल रहे हैं ना 2022 का है, ठीक है, 175 2022 का है। 450 गीगावाट रखा था, उसको बढ़ा के 500 कर दिया है, ठीक है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, इसको आईएनडीसी को थोड़ा और देख के आना, ठीक है। बाकी तो जो पुराने हैं उनका तो हो ही गया है, लेकिन पुराने में से एक बड़ा तबका है जो कि नहीं किया है। तो ये आईएनडीसी देखो, सीधे क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईएनडीसी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से नहीं, आईएनडीसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, और 3-4 पॉइंट दे देगा। तो उसको एक बार देख लोगे, आधा घंटा लगा दोगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो अब ये डिस्कशन काफ़ी हो गया। हाँ बोलो बोलो। पॉइंट इसमें अगर ये सही होगा तो ऐड करना चाहूंगा। बेसल कन्वर्शन में हाइटी और यूएस का इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पार्टी नहीं है बेसल कन्वेंशन में। हाँ क्या बोल रहे हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, जैसे हाइटी और यूएस पार्टी नहीं है ना बेसल कन्वेंशन का, तो क्या ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है? नहीं नहीं नहीं, नहीं फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं है। बस वो मैटर क्या है ना, तुम मैटर जानो, ठीक है। जैसे हम बोले कि इंडिया अक्टूबर 2020 में 7 पीओपी को बैन किया, ये किस में आता है, तो दिमाग में सेट कर लो। पीओपी स्टॉकहोम, PQRS ऐसे भी तुम अपना बना सकते हो। तो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन में, प्लास्टिक बेसल कन्वेंशन, एक एक चीज़ को कनेक्ट कर लो। श्रीलंका जो है कचरा वापस भेज दिया था यूके को, क्योंकि यूके जो है उसको जो कंटेनर में हजार्डस कचरा भेज दिया था, तो श्रीलंका उसको वापस किया। उसको जो दो वो किस कन्वेंशन में आता है, बेसल कन्वेंशन में। और PIC कि अगर हमको कोई सूचना पहले देनी हो केमिकल वेस्ट की, कोई चीज़ में ऐसा है, तो वो किस में आता है, वो आता है भाई रॉटरडैम में। और चौथा कौन सा है, वो तो सबसे आसान है, M से मिनीमाटा, M से मरकरी। कुछ वैसा अपना
मतलब शॉर्टकट जो है तैयार करना पड़ेगा, तब वो ध्यान में रहेगा। और एक चीज़ हम बताते हैं बहुत बढ़िया वाला, ठीक है, जो भी चीज़ पढ़ो वो अपना दोस्त यार, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी को भी जो है बताओ। क्योंकि जब कोई चीज़ तुम किसी को बताते हो ना, तो क्या होता है, तुम वही चीज़ बता सकते हो जो तुम अच्छे से समझे हो, तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है लिखना, लिखने वाला काम, और बस 1 से 2 दिन। उसके बाद जो भी होमवर्क है, जैसे टेलीग्राम में लाएंगे, हमको सबका रिटन फॉर्म में चाहिए। अभी जुम्मा है, 2-3 दिन मस्ती कर लो, उसके बाद से क्या होगा, जैसे टेलीग्राम में शिफ्ट होगा, उसके बाद हमको जो भी होमवर्क है PDF फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। कैसे भी मैनेज करो, लेकिन हमको चाहिए होमवर्क, क्योंकि अभी से हम लोग का कंटिन्यूटी रहेगा। तब पिछले बार हमको बहुत अफसोस लगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से स्ट्रिक्ट नहीं हो पाए। उसका नतीजा है कि 130 में से 20 ही लोग पास कर पाया पहले। फिर ये हुआ कि कट ऑफ प्रॉपर लाया तो फिर 40 हुआ। लेकिन ये चीज़ हर्ट करता है कि तुम जब टाइम देते हो, वही स्टूडेंट हैं, ये लोग पैसा दिए हैं, उसमें से कुछ सिलेक्शन लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो गया था। क्यों? क्योंकि वो मेरा पहला बैच था, तो हम वो चीज़ नहीं कर पाए। तो जो गलती हुआ है वो उस बार ठीक कर रहे हैं। शुरू से न्यूज़पेपर, शुरू से होमवर्क, और एकदम शुरू से सबसे क्वेश्चन। ये नहीं कि बस 4 लोग आंसर दे रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि बाकी को पता होगा। नहीं, बाकी से भी पूछेंगे, बाकी को भी आंसर करना है, भले कि हमको 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, हम मतलब करेंगे। तो तुम लोग भी जो है अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, ठीक है, एकदम लगाओ। और तुम सोचो कि अगर कोई बंदा बोल रहा है तुमको, तो रांची गया था, वो देखा कि कैसे जो है कुछ स्टूडेंट जो हैं 470 से 490, कुछ स्टूडेंट जो हैं 490 से 520, कुछ स्टूडेंट जो हैं 540। तो ये क्या है? ये केवल हार्डवर्क का अंतर है। जो लगातार मेहनत करते रह गया, 570 प्लस 50 बच्चे होंगे वैसे, जो चाहेंगे वो पोस्ट ले लेंगे यार, जो चाहेंगे वो पोस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो उस कैटेगरी में हम क्यों नहीं आए यार? अब हम लोग को है कि भाई हम लोग को 65-70 नंबर इंटरव्यू में चाहिए। उन लोग को है कि भाई कैसा भी इंटरव्यू जाए ना, इतना नंबर ला दिए हैं ना, सोचना क्या है, 40 नंबर देगा ना तो भी हम DSP पोस्ट लेंगे। सोचो, कोई टेंशन ही नहीं है। और हम लोग एकदम लगे पड़े हैं कि भाई ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, वो भी पढ़ो। तो वो क्यों है? बस उसी वजह से है। तो मेंसे में इतना नंबर ठोक दो ना, क्योंकि इंटरव्यू बड़ी अनसर्टेन रहता है। तो वही काम जो है वो 50-60 बच्चे कर दिए हैं, लग के मेहनत। और गॉड गिफ्टेड कोई नहीं है यार, बस इट इज़ प्योर हार्ड वर्क। अरविंद का एग्जाम्पल बोले थे ना, 5th-6 JPSC में जो है उसका मेंस भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। और इस चीज़ को मतलब वो चीज़ को बहुत हर्ट किया कि अरे यार, मेरा दोस्त यार का हुआ, मेरा नहीं हुआ। और तब से जो है वो रांची नहीं छोड़ा, क्योंकि वो गिरिडीह के किसी गांव में रहता है, वहाँ पे बिल्कुल भी जो है सुविधा नहीं है, इंटरनेट भी ढंग से नहीं चलता है। तो वो उसको रांची में रहना पड़ा। कोचिंग वोचिंग नहीं लिया, लेकिन वहीं पे रहा, क्योंकि वहाँ पे उसको थोड़ा माहौल मिल रहा था। कंटिन्यू मेहनत किया, 580 नंबर, मतलब कोई है ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव कितना सही है भाई? 65। 130 नंबर तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में उठा लिया है। तो दिख रहा है, सामने में दिख रहा है कि हार्डवर्क से जो बंदा पीछे चल रहा था, अभी हम लोग के बैच में वो सबसे पीछे था एक टाइम 6 JPSC में। अभी जो है हम लोग सबको पीछे कर दिया। हम लोग ग्रुप में नहीं भी तो समझ लो 10 से 15 टीचर होंगे, ठीक है। और 6 JPSC में वो सारे टीचर से पीछे था। अभी जो है सारे टीचर से ऊपर है, उसके आसपास भी कोई नहीं है। कम से कम हर कैंडिडेट से वो 20 से 30 नंबर ऊपर है। 575 से 580 के आसपास उसका बन रहा है। हर सब्जेक्ट में 120, 125 ऐसे करके जो है उसका मतलब नंबर जा रहा है। तो ये क्या है? ये हार्डवर्क है, डेडिकेशन है। तो खैर, इसको करने का है और होगा, एकदम होगा। उसके बाद सुमित्रा, तुम क्वेश्चन पूछी थी कि 3 महीना के बाद एग्ज़ाम है। तुमको कौन ये सब बोल देता है कि 3 महीने के बाद एग्ज़ाम है? 2 महीना के बाद तो फॉर्म ही आएगा यार। अभी एग्ज़ाम में 4-5 महीने का समय है, ठीक है। इसीलिए एकदम अच्छे से पढ़ो, और इससे फ़र्क नहीं। हाँ, INTC में जो इंडिया वो जो अनाउंस किया था, तो उसमें एक पॉइंट हमको मिला जब हम पढ़ रहे थे, वो था डेवलप रोबस्ट एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज फॉर एग्रीकल्चर, वाटर एंड हेल्थ सेक्टर। इसका क्या मतलब है? क्या? बोलो फिर से। डेवलप रोबस्ट एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज फॉर एग्रीकल्चर, वाटर एंड हेल्थ सेक्टर।
देखो रोबस्ट है मतलब ना, माइक ऑफ कर लो थोड़ा, उसके बाद बताते हैं। मतलब तुमको पता ही है कि जो एग्रीकल्चर है ये हम लोग, चूँकि इसमें जो है इतना ज़्यादा, मतलब एक क्वेश्चन पूछता है, शायद पीटी में पूछा भी था कि पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो एग्रीकल्चर में हम लोग 70-80% जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं। और जो हम लोग चावल ग्रो करते हैं भाई, उसमें देखते ही होगा कितना जो है मतलब हम लोग जो है पानी का मतलब एक तरह से हम लोग पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो हम लोग चावल एक्सपोर्ट करते हैं तो एक तरह से जो है पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया जो है अब वर्क करेगा कि ये चीज़ ना हो। हम ऐसी वैरायटीज़ ला रहे हैं जो कि कम पानी में भी जो है अच्छा उसका क्रॉप प्रोडक्शन हो। तो तुम एग्रीकल्चर का नाम बोली, उसके बाद क्या बोली, हेल्थ और वाटर। हाँ, तो वही। तो एक चीज़ जो है तुम्हारा, हम लोग जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो तो उसमें हम लोग जो राइस का एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्कआउट किया जा रहा है। देखो अभी इंडिया के कहने पे ही जो है यूएन जो 2023 है उसको ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। और अभी जो है हम लोग जो है मोटा अनाज उसके तरफ ध्यान फोकस कर रहे हैं। प्लस इरिगेशन का जो टेक्निक है, चाहे वो स्प्रिंकल इरिगेशन हो, माइक्रो इरिगेशन हो, वो सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक मैटर ये है। दूसरा मैटर, अपने यहाँ बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है वाटर स्कैर्सिटी हो गई है। और इसके वजह इसके उसको ठीक करने के लिए जो है जल जीवन मिशन पहले चालू किया गया था गांव के लिए, और अब जो है पिछले साल से स्टार्ट किया गया है शहर के लिए, ताकि जो है वाटर को ठीक से जो है संचय किया जाए और सबको प्रोवाइड किया जाए। और तीसरा जो है हेल्थ केयर सेक्टर। मतलब भारत में करोड़ों लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो सही नहीं है। तो पहले तो जो है आयुष्मान भारत चालू किया गया, जो कि 50 करोड़ लोगों को जो है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन इंश्योरेंस तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें भी झोलझाल होने लगा। जो प्राइवेट सेक्टर है वो गरीब लोग से मिलके कि भाई तुम आयुष्मान भारत में अपना नाम लिखा लो, कुछ पैसा तुमको दे देंगे। तो झोलझाल जो है वो सामने आने लगा आयुष्मान भारत का। तो अब क्या अनाउंस किए हैं मोदी साहब, प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि 64,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगले 6 साल तक चलेगा। क्योंकि यार बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं, शहर में तो फिर भी हॉस्पिटल हैं, लेकिन जो बहुत सारे गांव हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है वहां ढंग का जो है प्राइमरी हेल्थ केयर है ही नहीं। तो तुम क्लाइमेट चेंज जो है ये जो है एक कोई आइसोलेशन वाला कंसेप्ट नहीं है, ये इंटीग्रेटेड कंसेप्ट है कि जब हम अपना बेसिक चीज़ मतलब सोशल इकोनॉमिक ये सब ठीक रखेंगे तभी होगा। तो इसीलिए वो स्टेटमेंट जो तुम बोली कि भारत सरकार जो है अपना एग्रीकल्चर को ठीक करेगी, तुमको पता ही है 50% लोग जो है एग्रीकल्चर पे निर्भर है, लेकिन कृषि जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, पानी का बहुत वेस्टेज है, उसको ठीक करना है। दूसरा जो है कोविड जो है दिखा दिया, पोल खोल कर दिया कि आपका हेल्थ का क्या सिस्टम है। ठीक है, गनीमत मनाओ कि जो कोविड-1 है वो गांव में नहीं फैला था। ठीक है, कोविड-2 थोड़ा बहुत फैला, कोविड-1 नहीं फैला था, नहीं तो मतलब लाशें पे लाशें बिछ जाती यार, इतना ख़राब स्थिति रहता कि मतलब पूछना ही नहीं है। तो कोविड जो है वो पोल खोल किया कि आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कितना ख़राब है, ढंग का जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटरें नहीं है। और दूसरा जो है वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी भी चल रही है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, जल जीवन मिशन चल रहा है। जो भी गवर्नमेंट का स्कीम्स है, जो भी आता है उसको तुम खुद से भी पढ़ो, उससे क्या होगा और भी आइडिया लगेगा। तो चलो ठीक है, तुमने स्टेटमेंट पढ़ी लाई, तो चलो इसको बाकी लोग भी क्लियर कर सके। क्योंकि तुमको अगर सतत विकास करना है, तुमको जो है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन को ठीक करना है, तो तुमको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। सामाजिक, आर्थिक, इन्वायरमेंट, हर तरफ जो है तुमको स्टेप्स लेना पड़ेगा, तब जो है तुम्हारा जो है चीज़ ठीक होगा। तो ठीक है, इसी तरह जो है रीड करना है और तब चीज़ों को समझना है। थोड़ा सा भी जो नए लोग हैं, मैक्सिमम तो नए ही हैं, प्रॉब्लम आ रहा होगा टर्म्स में, उसको याद रखने में परेशान नहीं होना है। ये हम लोग के साथ भी हुआ था, पढ़ते 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 फिर ये चीज़ ठीक हो जाएगा। चलो, तो अब जो क्वेश्चन दिए हैं वो कोई रीड आउट करो उसको, और जो है आंसर भी बताओ, और फिर जो है बाकी लोग मैच कर लो कि कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1,
बोलो, कोई एक जन बोलो। क्वेश्चन नोट किए होना जो दिए हैं, 10 क्वेश्चन। झलक बताओ, तुम ही बताओ, चलो थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है, सबको सुनाई दे। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो बोलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? आंसर इसका हम लिखे थे WWF। सही है। पहला जो क्वेश्चन है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, रेड हाँ लिस्ट कौन जारी करता है? इसका हम आंसर लिखे थे IUCN। तीसरा था साइलेंट स्प्रिंग का ऑथर, ये सर मेरे को पता नहीं था। राचेल कार्सन, जो नाम दिया गया था ना 1962 में लिखी थी, वो हो जाएगा उसका, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। पहला जो है ये रिपोर्ट जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, इस क्वेश्चन का आने का बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि रेड लिस्ट जो है काफ़ी बार पूछ चुका है, और IUCN जो है ये सबसे पहली संस्था है, मतलब WWF से भी पहले जो है IUCN का गठन हुआ था 1948 में, ठीक है। और दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में ही है, IUCN का भी और WWF का भी। तो जो मतलब जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उसका एक लिस्ट तैयार करता है IUCN, उसको रेड लिस्ट में मतलब उसको जगह मिलता है। और जो WWF है ये देखता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये क्लाइमेट चेंज के चलते, ह्यूमन फैक्टर्स के चलते जो इसमें कितना जो है कमी आया है, तो इसको ये पब्लिश करता है किसमें? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में। तो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने का बहुत हाई चांसेस है कि जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है WWF। दूसरा क्वेश्चन जो है रेड लिस्ट कौन जारी करता है? इसको जारी करता है IUCN। और जो भी तुम नाम सुन रहे हो ना, इसको खुद भी गूगल करना है, तब क्योंकि तुम एक ब्यूरोक्रेट होने वाले हो। हम यहाँ पे कुछ चीज़ बता रहे, चलो ठीक है, लेकिन तुमको अपने से भी गूगल करना है, उस चीज़ को समझना है कि अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तब फिर जो है और अलग बात होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है साइलेंट स्प्रिंग वाला है, पहली किताब जिसमें जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के हार्मफुल जो मतलब चीज़ें हैं, इम्पैक्ट उसके बारे में बताया गया है। तो ये राचेल कार्सन जो है उनका नाम इसमें देना है। फोर्थ क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए। फोर्थ क्वेश्चन था पोल्यूटर पे प्रिंसिपल किसके द्वारा लाया गया था? इसका आंसर OECD है। इस क्वेश्चन है माइग्रेंट स्पीसीज का प्रोटेक्शन किस कन्वेंशन से होता है? तो इसका आंसर है बोन कन्वेंशन। क्वेश्चन है प्लास्टिक वेस्ट को किस कन्वेंशन में ऐड किया गया है? प्लास्टिक वेस्ट को बेसल कन्वेंशन में ऐड किया गया है। रुक जाओ, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया बहुत अच्छा, देखो जो भी क्वेश्चन दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, और जो वीडियो एक भेजे हैं उसको भी देखना। तो इसमें जैसे बहुत अच्छा आंसर की हो झलक तुम, कि जो प्लास्टिक का जो कचरा है ये कौन से कन्वेंशन में कवर होता है? बेसल कन्वेंशन में कचरा होता है, मतलब कवर होता है। उसके बाद जो है प्रजाति जीव जंतु, फॉर एग्जांपल ओलिव रिडली टर्टल जो है ये अमेरिका से, जब वहाँ ठंड पड़ने लगती है तो वहाँ से स्विम करके 14,000 किलोमीटर तय करके जो है ये उड़ीसा में आता है, ठीक है, और अंडा देता है। तो उसी तरह साइबेरियन क्रेन भी जो है साइबेरिया से आती है, नागालैंड फिर इधर जो इस पार्ट में आती है। तो ये जो भी दूसरे देश से माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं इनको का मतलब किस कन्वेंशन में प्रोटेक्ट करते हैं? तो उसका नाम है बॉन कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। और इसका बैठक जो है भारत में, तुम नहीं बताना झलक, इसका कन्वेंशन जो है भारत में फरवरी 2020 में कहाँ हुआ था? खुशी बताओ। 2 अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुए हैं, और अब वो चीज़ गया कि आप 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा। कुछ चीज़ जो पहले का है वो भी पूछा जा सकता है, जैसे UNCCD का जो है बैठक ग्रेटर नोएडा में हुआ था। हाँ संतोष बताओ तुम। तो जो ये माइग्रेटरी स्पीसीज वाला हुआ था ये फरवरी 2020 में कहाँ पे हुआ था? सर गांधीनगर। बहुत सही, ठीक है, ये हुआ था गांधीनगर में। तो ये दोनों जान के रखना है,
क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कन्वेंशन जो है वो इंडिया में हुआ। तो यूएनसीसीडी का 2019 में ग्रेटर नोएडा में उसे कौन सा डिक्लेरेशन आया था? दिल्ली डिक्लेरेशन। और 2020 में गांधीनगर गुजरात में हुआ था आपका बॉन कन्वेंशन, जिसको कि CMS भी बोलते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या बोला झलक? सर एक क्वेश्चन था, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल किसके द्वारा लाया गया था? एकदम सही। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है अभी भी इंडिया में चलता है कि आप इतना टन कोयला का जो है आप जलाएंगे तो आपको इतना फाइन देना पड़ेगा। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल 1982 में हिट हुआ था, लेकिन ये आया था 1972 में। इसको कौन लेके आया था? OECD। अब इसी पे एक और क्वेश्चन, चूँकि बहुत से नए स्टूडेंट्स हैं, और शांति ये जवाब हम चाहेंगे तुम दो, क्योंकि कल 2 बार रिपीट हुआ था। और क्वेश्चन ये है कि भारत में कितना विश्व विरासत सूची वाला साइट्स है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितना है? बोलो शांति। सर 40। बहुत अच्छा, बढ़िया। और 40 है। सबसे लास्ट में कौन सा ऐड हुआ है? धोलावीरा। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। और एक मात्र, जैसे हम बोले कि जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या तो वो कल्चरल होता है या तो ये नेचुरल होता है, लेकिन इंडिया में एक ही है जो कि मिक्स है, मिश्रित है। तो उसका नाम क्या है? बहुत सही, ठीक है, तबस्सुमी बताई कंचनजंगा। ठीक है, तो ये जो नए स्टूडेंट है नोट कर लें कि भारत में जो है कितना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40 है। लेटेस्ट जो है धोलावीरा है, और मतलब 32 जो है वो कल्चरल है, 7 जो है नेचुरल है, और एक जो है वो मिक्स है, जिसका नाम है, संतोष क्या बोल रहा है? कंचनजंगा। बोलो संतोष। अच्छा ठीक है, मिस्टेक्स हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, चलो झलक आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HFC को किस अमेंडमेंट के थ्रू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऐड किया गया था? इसका आंसर सर हम सेकेंड अमेंडमेंट ले गए थे, पर इसका आंसर 43 एग्रीमेंट होगा। बिल्कुल, ये हम कल बता ही नहीं थे, ये आज के लिए सरप्राइज पैकेज था कि HFC को जाना चाहिए था क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, लेकिन अमेरिका के दबाव के चलते HFC जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको ला दिया गया, ऐड किस में किया गया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और इसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज है, और इंडिया को बोला गया है कि मतलब इंडिया को थोड़ा टाइम भी ज़्यादा दिया गया है। पर ये इम्पॉर्टेंट है कि किस अमेंडमेंट से या किस समझौते से जो है आपका जो HFC है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको जो है ऐड किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। शुभम तुम इसी बात पे बताओ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन मकसद क्या है? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। और ऐसा क्या काम ओजोन परत करता है कि उसको बचाना जरूरी है? जो जैसे CFC है, ये जो ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, तो इसको रोकने के लिए इसके विकल्प के तौर पे HFC को लाया गया था। तो HFC को जो इसके शामिल यूवी रेडिएशंस को रोकता है सर। बिल्कुल सही, ठीक है। उसकी वजह से स्किन कैंसर वगैरह भी फॉर्म होता हाँ, ये जो ओजोन लेयर है ना, अच्छा इसी बात पे याद आया, सुमित्रा बताओ, इन विच लेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट? कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है? बोलो। सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, कौन सी लेयर में होता है? थर्मोस्फेयर सबसे टॉप में जो रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर। उसी लेयर में जिसमें हवाई जहाज फ्लाई करता है, क्योंकि जितना भी क्लाइमेट का एक्टिविटी है ये सब होता है ट्रोपोस्फेयर में। तो जो एरोप्लेन है वो अवॉइड करता है, वो फ्लाई करता है स्ट्रेटोस्फेयर में, और इसी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर प्रेजेंट रहता है। और शुभम ये जो है ना, ये अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है भाई। तुम दूसरा चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने लगा, ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है। तो इसमें 1980s के आसपास ऑब्जर्व किया गया
कि अंटार्कटिका के तरफ, ऑस्ट्रेलिया के तरफ जो है सुमित्रा जो बात बोली कि होल हो गया, स्किन कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर इस पर पहल मतलब किया गया और अब विद गॉड ग्रेस वापस 1980 से पहले वापस जैसा था वैसा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के ऊपर जो है ये ओजोन लेयर फिर से हो रहा है। और अभी तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोटोकॉल जो है इन्वायरमेंट का वो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसी में अमेंड करके अमेरिका जो है HFC को ऐड करवाया है। किससे? किस समझौते से? किगाली अमेंडमेंट से। ठीक है। अच्छा, एक और होमवर्क तुम लोग ऐड करो, कुछ नया फैक्टर डालते हैं। मतलब 3-4 एक्सपोर्ट ग्रुप है, ठीक है। कोई मिसाइल को देखता है, कोई बायोलॉजिकल केमिकल वेपन को देखता है, कोई जो है यूरेनियम ये सब को देखता है। तो ये जो 3-4 ग्रुप है उसके बारे में तुमको पढ़ के आना है। एक तो तुम जानते होगे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये देखता है कि जो मतलब न्यूक्लियर मटेरियल हैं ये दूसरे कंट्री को नहीं दिए जाए, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। एक है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये क्या करता है ये हम नहीं बताएंगे, सब हम ही बता देंगे, तुम होमवर्क क्या करेगा, ठीक है। दूसरा है वासेनर अरेंजमेंट, ठीक है। एक हो गया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। और हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग, क्योंकि जेपीएससी अपना लेवल अप कर रहा है और ये ऐसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसमें से कुछ का मेंबर है कुछ का नहीं है, तो ये तुमको ऐसे भी जानना है। ओवरऑल जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है। तो 3-4 एक्सपोर्ट ग्रुप हैं जो अलग अलग चीज़ों का निर्यात चीज़ करते हैं, डील करते हैं। तो उसमें हम एक नाम बताएं NSG का, एक नाम बताएं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का, एक नाम बताएं वासनर अरेंजमेंट का और एक नाम बताएं MTCR का, ठीक है। बिल्कुल सही। देखो संतोष जो है चारों नाम लिख दिया है। तुम लोग को जो है चारों के बारे में पढ़ के आना है और थोड़ा खुद से पढ़ेगा, अपने से चीज़ देखना सीखना समझने लगेगा, ये तुमको आगे जाके ना मतलब ज़बरदस्त का जो है ना इंसान बना देगा। और प्लस न्यूज़पेपर वाला चीज़ जो कि अब 1-2 दिन में चालू होने वाला है, नितेश जो है 1-2 आर्टिकल भी डाला था। तो जब संपादकीय पढ़ना हम लोग समझने लगेंगे तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो इन्हेंस होने लगेगा, ठीक है, बदलाव आएगा। और हम क्या बोले कि अब जेपीएससी यूपीएससी की तरह कर दिया, 50% किताब 50% न्यूज़पेपर और न्यूज़, ठीक है। और जो भी चीज़ यहाँ सीखो, जैसे मैंने कहा अपने दोस्त यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो जितना शेयर करोगे ना उतना बढ़ेगा, ठीक है। मान लो तुम अपने दोस्त को किसी को बता दिए, अब उसको लगा कि अरे यार ये तेज बन रहा है, हमको जो है ना ये जो MTCR ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बताया है, रुको अब हम भी कुछ पढ़ के इसको बताते हैं। 3-4 को बताओगे तो एक हो तो जरूर मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है। हमको तो स्टार्टिंग में नहीं मिलता तो हम क्या करते थे, मतलब बोकारो में आ गए सब दोस्त जो है IT सेक्टर वाले, यहाँ पे कोई था ही नहीं, तो हम मम्मी को बिठाते थे और मम्मी को ही ये हो गया वो हो गया, जो भी पढ़ते थे मतलब उन्हीं को बोलते थे, क्योंकि कोई दोस्त ही यार नहीं था। सब तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सब बेंगलोर दिल्ली पुणे सब बाहर है, तो क्या करेंगे। और फिर बाद में जब मैडम आ गई तो फिर जो है मैडम से शेयर करते थे फिर बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में 3-4 साल जो है वो मतलब मम्मी से ही जो है जो भी पढ़े तो उन्हीं को बताओ। और एक बेस्ट चीज़ जो हम नहीं किए, लिखने का। आज जितना चीज़ तुम सुने सबको ध्यान में रखो, खा पी के सो जाओ। कल जब सुबह उठो या कल जब भी मौका मिले तो तुम सोचो कि हम जो कल सुने तो उससे इतना तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग होगा ना, उसको लिखने का कोशिश करो। भले कि तुम 20 में से 3-4 बात लिखो, लेकिन तुम उसको ध्यान दो कि अमित भाई अमित सर क्या क्या बोले थे। यही काम धर्मेंद्र दुबे, कुमार हर्ष, नीलम मैडम, हम क्या बोले, यही कनेक्शन मेरा ब्रेन और जो ब्रेन है वो हम नहीं जोड़ पाए और इसका नतीजा हमको भुगतना पड़ा। अभी भी हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता ही होता है। तो ये काम तुम स्टार्ट करोगे ना ज़बरदस्त हो जाएगा, ज़बरदस्त, ठीक है। जो भी सुनो जो भी पढ़ो, न्यूज़पेपर का भी एडिटोरियल इसलिए पढ़ने बोल रहा है कि जो उसको पढ़ोगे समझे अच्छा ऐसा हो रहा है, उसको 4 लाइन 5 लाइन से लिखना स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरुआत करना सबसे टफ चीज़ है, कर लेंगे ना, हमको सीनियर बोला था तो कर लेंगे ना, 1 साल बीत गया,
अच्छा देखेंगे, अभी तो पीटीए नहीं निकल रहा, क्या करें, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, और जब पीटी निकला तो लिखना हमको कुछ ऐबे नहीं करता है। तो यही चीज़ है, सिविल सर्विसेज इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल। और वो कब डेवलप होगा, जब तुम कुछ भी लिखना स्टार्ट करोगे। अभी हमसे जो पढ़ रहे हो वो लिखो, मान लो किसी दिन हम नहीं पढ़ाए तो तुम्हारा दिन कैसा रहा उसी को लिखो ना, कि आज जो है हम आज का दिन बर्बाद कर दिए, ठीक है। त्यौहार है तो वो सब बात को छोड़ के ऐसे हम बोल रहे हैं कि आज का नॉर्मल दिन कैसा रहा, न जाने कितने हज़ारों स्टूडेंट हमसे आज आगे निकल गए होंगे, ठीक है। तो कल हम इसका मेकअप करेंगे, धुआं कर देंगे एकदम, होता है ना। तो जब कुछ नहीं है तो बस अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर दो, लेकिन लिखो, बिकॉज सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट योर ब्रेन एंड योर पेन, और उसको तुम कैसे कागज़ में उतारते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिए थे ना कि अभिषेक भाई हैं और 1-2 लोग हैं, हम लोग मान लो 3 महीना लगाए मेंस के लिए, तो वो लगाए 1.5 महीना, लेकिन हम लोग से अच्छा आंसर लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि भाई खेलते हैं वो, मतलब पेन पेपर के साथ खेलते हैं, कोई भी चीज़ बोलो 4-5 डायमेंशन में दिखा देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ पढ़ना है, इसका सामाजिक क्या, आर्थिक क्या, इकोनॉमिक क्या, वो धीरे धीरे आएगा, इन्वायरमेंटल क्या, वो धीरे धीरे आएगा। अल्टीमेटली उस लेवल पे पहुंचना है। अभी तुम चालू करोगे तो यहाँ रहोगे, 10 दिन के बाद यहाँ, 20 दिन के बाद यहाँ, करते 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 धीरे धीरे बदलाव आएगा। इसलिए सिविल के लिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। और हर में अभिषेक भाई कैसे लिख दिए, क्योंकि हम कभी कभार पेपर मिस भी कर देते थे। उनका जो है जैसे खाना मिस नहीं होता ना, तो उनको 1 घंटा न्यूज़पेपर पे देना ही देना है। यही रीज़न रहा कि वो भी जो है 570 वाले रेंज में है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ क्वालिटी है जो तुमको भीड़ से अलग कर देगा, क्राउड से अलग कर देगा। भीड़ ये काम नहीं करता है। कभी पढ़ा न्यूज़पेपर, कभी नहीं पढ़ा, कभी न्यूज़ सुना, कभी नहीं सुना, ठीक है। और अभी बिल्कुल समय है, अभी ये बिल्कुल टाइम है, इसको कर सकते हैं। चलो झलक एंड करो, लेट हो रहा, फटाफट जो है इसको ख़त्म करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए थे इसलिए दोबारा से रिपीट करना पड़ा। आपको जो है 1 अप्रैल से न्यूज़पेपर लगाना है। जिनका इंग्लिश मीडियम है इंडियन एक्सप्रेस कोशिश कीजिए और न्यूज़ सुनिए, और जिनका हिंदी मीडियम है कोशिश कीजिए दैनिक जागरण, ठीक है। नहीं मिले तो फिर प्रभात खबर भी चलेगा या फिर कोई और भी चलेगा, लेकिन कोशिश करना है कि यही मिल जाए तो सही रहेगा। हिंदू के चक्कर में नहीं पड़ना है। 13, 14, 15 रुपये ऐसा कुछ एक दिन का लेगा, उतना नहीं खर्चा करना है यार, ठीक है। न्यूज़ सुनोगे, 4 रुपये वाला भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, उतना ही नॉलेज होगा। बस शिद्दत से करना, सोचना कि यार हम ब्यूरोक्रेट हैं, हमको ये जानना है। जेपीएससी जो है हम पे खाली मोहर लगाएगा, ठीक है। हम ऑफिसर बनेंगे नहीं, हम ऑफिसर हैं। तो ऑफिसर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये हमको अभी से अपने अंदर लाना है, ठीक है। और ये चीज़ बहुत आगे ले जाएगा तुम सबको, हम सबको, ठीक है। झलक बोलो। क्वेश्चन, सीबीडी का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर तो हम स्विट्जरलैंड लिखे थे पर नाम कंफर्म नहीं है। नहीं, इसका हेडक्वार्टर कनाडा है, ठीक है। सीबीडी का मॉन्ट्रियल में, सीबीडी का जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसीसी का फॉर्मेशन किनके थ्रू हुआ था? G20। आई, अच्छा कोई बात नहीं, कोई और बताओ। शुभम बोलो, तेजस्वी बोलो, दोनों में से कोई बोलो। नहीं पता सर इसका। आईपीसीसी का कल ही जो है ना सही में आंसर दे दिया था, लेकिन हम जो है उसको मतलब इनकार कर दिए थे। लेकिन कल ही जो है सही में आंसर सही बता दिया था कि WMO और UNEP, बिल्कुल सही तबस्सुम। WMO और UNEP मिलके 1988 में आईपीसीसी का गठन किए थे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऐसे कुछ करके इसका फुल फॉर्म है। और इसका काम क्या है, जो हम संस्था का नाम बताए थे ना UNFCCC, उसको ये रिपोर्ट सबमिट करती है। और इंडिया अपना INDC क्यों बदला, उसको सपना नहीं आ गया था। पहले क्या था कि IPCC UNFCCC को ये बोला था कि जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको हम लोग को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना होगा। लेकिन बाद में जब और ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव आने लगा तो बोला कि नहीं भाई, इसको ना 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना होगा। तो जो IPCC है
इसका काम है कि ये रिपोर्ट सबमिट करता है यूएनएफसीसी को, ठीक है। और इसी वजह से इंडिया ही नहीं सभी देशों को बोला गया कि जो आप अपना आईएनडीसी यानी कि इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कोई जो है कंफ्यूज हो जाता है कि इंडियन नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडियन नहीं है, वो इंटेंशनली है कि जो आप अपने से तय किए हैं कि बोलिए कि आप कितना क्या बदलाव कीजिएगा। तो आईपीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है और ये भी जो है मैं प्रिडिक्शन में है कि पूछ देगा कि आईपीसीसी जो है किससे मतलब मिल के बना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो यूएनएफसीसी है, कॉप का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो भी देश मिल के कोई पर्टिकुलर चीज़ को साइन किए हैं उसका वो कोप हो जाता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हर अलग अलग कन्वेंशन का अलग अलग कोप चलता है। जैसे कि यूएनएफसीसी का जो है 26वां बैठक हुआ था स्कॉटलैंड में, तो उसका नाम क्या था, कोप 26, ठीक है। उसी तरह यूएनसीसीडी का बताओ संतोष, कौन सा बैठक जो है वो हुआ था ग्रेटर नोएडा में, कोप का नंबर क्या था, 12, 13, 14? सर 14। हाँ 14 था, ठीक है। और जो सीएमएस वाला हुआ था बॉन कन्वेंशन जो कि 13 था, ठीक है। तो वही है कि वो लोग 13वां बार मिले, 14वां बार मिले, तो यही है। और सीओपी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बस सिंपल सा चीज़ ये है कि जो मेंबर कंट्रीज उसको साइन किए हैं वो 14वां बार ग्रेटर नोएडा में मिले। वो किसका था, यूएनसीसीडी का था। उसी तरह जो सीएमएस यानी कि बॉन कन्वेंशन को साइन किए हैं वो जो है यहाँ 2020 में जो है गांधीनगर गुजरात में मिले। बोलो संतोष, ये समझ नहीं पाया मैसेज से हम क्या बोला है। सर ये आईपीसीसी के रिपोर्ट के कारण ही सर ये जो अर्थ समिट हुआ था ना सर 1992, ये कहीं ना कहीं आईपीसीसी का रिपोर्ट बहुत इसमें प्रभाव डाला था सर। और हर बार इसका जब भी रिपोर्ट सबमिट होता है तो चेंजेस आते हैं सर। जैसे कि अभी लेटेस्ट जो है ग्लासगो समिट है सर, इससे पहले पेरिस क्लाइमेट, तो इसका रिपोर्ट बहुत मायने रखता है सर हर बार, और एक्टिवेट हो जाता है सर, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। और इसको ना एक बार मतलब ये भी बॉस्कर बोल रहे यार, नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है इस संस्था को। एल गोर उस समय हेड थे ना, तो एक मतलब नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, ठीक है। और एक चीज़ तुम लोग का होमवर्क रहेगा, पिछले साल के जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं उनका नाम तुम लोग को देख के आना है, पूछेंगे। एक तो जो 4 एक्सपोर्ट ग्रुप का नाम बताया वो देखना है, और जो है जो नोबेल प्राइज़ है वो भी मतलब देख के आना है, ठीक है। चलो, और कौन सा क्वेश्चन रह गया, आईपीसीसी वाला हो गया। बॉन्ड चैलेंज किससे रिलेटेड है? तो बॉन्ड चैलेंज जो है वही है जो डिजर्टिफिकेशन है उसको रोकने के लिए और लैंड को रिक्लेम करने के लिए। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक भारत जो है 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिक्लेम करेगा, और जैसा संतोष बताया कि 11 मिलियन हेक्टेयर जो है रिक्लेम हो चुका है। तो बॉन्ड चैलेंज आपको पढ़ना है, नोबेल प्राइज़ विनर पढ़ना है, और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट ग्रुप अलग अलग हैं वो पढ़ के आना है। जो लोग आईएनडीसी नहीं पढ़े हैं भाई ज़रूर से पढ़िए, आईएनडीसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो 10 क्वेश्चन दिए हैं वो 10 क्वेश्चन को गूगल करना है। जो संस्था का नाम आ रहा है, रेड लिस्ट क्या होता है पढ़ के आइए, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट क्या होता है पढ़ के आइए, IUCN कब बना था, कहाँ हेडक्वार्टर है देख के आइए, WWF क्या है, मतलब 10 क्वेश्चन को 10 तरीके से देख के आना है। ये होमवर्क है, पूरा एफर्ट लगाओ, ठीक है, पूरा एफर्ट लगाओ। कल एक और सेशन रहेगा इन्वायरमेंट का, उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट का सेशन ख़त्म कर देंगे। और साथ ही साथ जो मिसलेनियस बोले हैं नोबेल प्राइज़ विनर, ये देख के आना है। नाम कैसे तुम ध्यान में रखेगा वो तुम्हारा मतलब है काम, ये काम तुमको मिला है। कुछ भी ट्रिक बनाओ, कुछ भी ऐसा करो, लेकिन तुमको नाम करना है। ये चैलेंज, बॉन्ड चैलेंज दिया गया है डिजर्टिफिकेशन रोकने के लिए। ये एक दिन में ही तुम कैसे नोबेल जो प्राइज़ विनर हैं उनका नाम तुम कैसे ध्यान में रखता है, क्योंकि कुछ ना चीज़ याद रखने वाला भी करना होगा यार, ज़रूरी है। हम नहीं किए तो हमको बहुत नुकसान हुआ, ठीक है, तो कुछ करना होगा। क्या बात है, एक अच्छा कोटेशन लिखा है संतोष, सही है संतोष। कल जो है डिजर्टिफिकेशन पे तुम और बोलना, तुमको मौका देंगे थोड़ा और बोलना तुम उसको अच्छे से। और एक क्या दिए, यूएनसीसीडी वाला,
चलो हम ग्रुप में डाल भी देंगे, और जो है अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग जो है वो आंसर ही नहीं किए, ये हमको थोड़ा हर्ट किया है। कल ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। पढ़ के आओ, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम भी करो ना यार, ठीक है, तब बात बनेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर कल, और एक ज़बरदस्त वाला सेशन जो है फिर कल रहेगा। सभी को गुड नाइट है, और सब कोई भी पास्ट बैगेज नहीं कैरी करो कि सर हम स्कूल में तो ऐसा थे, सर हम इस कॉलेज में तो ऐसा थे। यार मतलब सिविल सर्विसेज का एक सर्वे किया गया था, चाहे यूपीएससी हो, चाहे मतलब जेपीएससी हो, चाहे बीपीएस हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें ये देखा गया कि 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्कूल कॉलेज में कुछ वैसा परफॉर्म ही नहीं किए थे। तो उनके अंदर था कि यार नहीं कर पाए ना, अब जो है कोई बात नहीं, रिपीट होगा। हम पहले तो बोल दिए कि इसीलिए इसी से चालू किए हैं, हम जानबूझ के प्लानिंग करके इन्वायरमेंट से ही चालू किए हैं। कल वापस से सुबह हम रिपीट करेंगे। कुछ तो समझ में आ रहा है ना, 100 में से मान लो 30% तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बाकी और समय के साथ आ जाएगा, ठीक है, समय के साथ आ जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम अमृत को भी बोले हैं कि जो टफ पोर्शन है अप्रैल में ख़त्म कराना है। CNT SPT जो भी टफ चीज़ है उसको अप्रैल में एक बार ख़त्म कराना है, ताकि मई तक जो है जब बैच ख़त्म करें 7 बार 8 बार रिवीजन हो जाए। और एक चीज़ पहले बता देते हैं, संडे को हम टेस्ट लेंगे। अमृत भी बोला है, हम भी बोल रहे हैं, संडे को टेस्ट होगा। मत बोलना कि सर 2 दिन पहले बता रहे हैं। पढ़ो, जो भी टॉपिक चल रहा है, अलग नहीं जो पढ़ा रहे हैं यही सब, जैसे बजट लिया, इकोनॉमिक्स सर्वे भी लिया, कुछ क्वेश्चन तो वो बनाएगा, कुछ क्वेश्चन हम भी सेट करेंगे, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं यार। जो वो टॉपिक पढ़ाता है ना, वो हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो और बाकी इन्वायरमेंट का जो है वो भी चलेगा। तो एकदम अच्छे से मेहनत करो, अपने कुएं से, अपना कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर आओ। सक्सेस क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम जो है ना वही बन के हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम को फोड़ दें, नहीं होगा। हम जो हैं उससे हमको इवॉल्व करना पड़ेगा, और सब में ये पोटेंशियल है, एकदम सब में पोटेंशियल है। 10 साल से लगभग तैयारी में है ना, पहले 5-6 साल तो यार बैंक, RBI, नाबार्ड उसमें काम भी किए, RBI का पीछा भी किए। 4 साल RBI का पीछा किए थे, 2 बार मेंस लिखे, नहीं निकला। नाबार्ड का भी पीछा किए, इंटरव्यू तक पहुँचे, लेकिन कुछ ना कुछ वैसे नहीं निकला। तब फिर जो है इधर शिफ्ट हुए सिविल सर्विसेज में। तो हम एक ही चीज़ देखें, अपना दोस्त यार में जो भी है यार, तेज कमज़ोर कोई नहीं, जो मेहनत कर दिया ना तो ऊपर वाला उसको उसके काबिल बना दिया। तो इसलिए एकदम करो और एकदम मेहनत करो। चलो, ऑल द बेस्ट, अपने आप को जगाओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। डेस्टिनी तुमको ना बिना किसी कारण के यहाँ पे नहीं लाई है, अगर यहाँ पे लाई